तो ये एक और बात जो हम प्रांतों की विधायिकाओं के संबंध में बता सकते हैं। फिर एक अगली जो विशेषता हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं 1919 के अधिनियम की, वो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार, एक्सपांशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स। अब इसको आप शुरू से समझ रहे हो, अब बचपन से एक चीज समझते आ रहे हो कि भारत में जब अंग्रेज आए तो उनकी एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की नीति। यही पॉलिसी उनकी 1919 के अधिनियम में भी रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि जो कम्युनल फीलिंग्स, सांप्रदायिकता की भावना फैलाकर नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद को तोड़ने का प्रयास जो ब्रिटिशों ने किया, वो 1919 के एक्ट में भी झलकता है। और उसको हम दो अलग अलग रूपों में यहां पर समझ सकते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन और दूसरा वोटिंग राइट्स, प्रतिनिधित्व और मताधिकार। आप लोगों ने कल भी पढ़ा, आज भी पढ़ा, कल मैंने और डिटेल में बढ़ाया था, जब केंद्रीय व्यवस्थापिका, जिसको हम केंद्रीय विधान परिषद के रूप में समझ रहे थे, उस केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिमों के लिए सीट रिजर्व की गई, सिखों के लिए सीट रिजर्व की गई। मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ये जो निर्वाचन लिखा गया है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो थे, उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से मैं क्या मैसेज दिया कि देखो हम धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व देने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रतिनिधित्व में एक तो निर्वाचन था, दूसरा नॉमिनेशन, गवर्नर को प्रांतों के अंदर ये राइट्स था कि वो जो कम्युनिटीज हैं अलग अलग, चाहे वो लेबर क्लास हो, चाहे वो सोसाइटी का डिप्राइव्ड क्लास हरिजन वर्ग हो, उनको आगे लाने के लिए, उनको खुश रखने के लिए, उनमें सिंपैथी जागृत करने के लिए उनके मेंबर्स को वो नॉमिनेट कर सकता था। तो कहने का मतलब जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे, उन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव में भी उनका इलेक्शन और उनके नॉमिनेशन दोनों में कम्युनल फीलिंग्स को उन्होंने रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की। तो एक तरह से ये जो सांप्रदायिकता थी वो केवल प्रतिनिधित्व के माध्यम से नहीं, बल्कि यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि वोटिंग राइट्स के अंदर भी उन्होंने इस कम्युनल फीलिंग्स को आगे बढ़ाया। जैसे आप कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मुस्लिम प्रतिनिधियों को कौन चुनेगा, केवल मुस्लिम वोटर्स। मतलब एक रीजन एक क्षेत्र ऐसा जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन मेजोरिटी अगर मुस्लिम की है तो वो मुस्लिम लोग ही अपने मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, दूसरे लोगों को उसको चुनने का अधिकार नहीं है। तो ये एक पर्टिकुलर क्लास को आप वोटिंग राइट्स दे रहे हो। इसी तरह से सिखों को, एंग्लो इंडियन लोगों को, यूरोपियन लोगों को अलग से उन्होंने वोटिंग राइट्स देने की कोशिश 1919 के एक्ट के द्वारा की गई। यहां तक कि बंबई के अंदर मराठा लोगों को और मद्रास के अंदर जो गैर ब्राह्मण लोग थे, क्योंकि वहां ब्राह्मण लॉबी डोमिनेट थी, तो जो मद्रास की गैर ब्राह्मण लॉबी और बंबई की जो मराठा क्लास थी, उनको भी उन्होंने 1919 के एक्ट के माध्यम से अलग से वोटिंग राइट्स दिया। तो एक तरह से ये जनता में जो डिस्क्रिमिनेशन वोटिंग राइट्स को लेकर था, वो भी यहां पर हम देख सकते हैं 1919 के एक्ट के द्वारा। और इन सब के पीछे उनका उद्देश्य क्या था कि किसी न किसी तरह से हम अपनी जो बात है, अपना जो शासन है उसको चला सकें, और उसको चलाने के लिए जितनी फूट डाल सकें, जितनी उनकी एकता को तोड़ सकें, वो हम तोड़ें। तो ये एक और विशेषता हम 1919 के अधिनियम की बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगली बात इसमें हम बता सकते हैं, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, नरेश मंडल की स्थापना इस अधिनियम के माध्यम से की गई थी। आप लोग जानते हो कि हमारे यहाँ प्रिंसली स्टेट्स काफी रहे हैं, जिसको आप देशी रियासतों के रूप में जानते हो। हम लोग पढ़ते भी हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के बाद 562 देशी रियासतों का एकीकरण करके आज के भारत को निर्मित किया था। तो ये देशी रियासतें क्या है, इसको हम एक दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पर सामंतवादी व्यवस्था है, फ्यूडल स्ट्रक्चर रहा है, तो पूरा देश अलग अलग सामंतों के नियंत्रण में था, अलग अलग रियासतें थी। तो कुछ रियासतों को छोड़कर बाकी रियासतों पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्रिटिश शासन ने अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि राजा, रजवाड़े, निजाम, ये जितने भी थे, इनका अपना एक अलग स्टेटस था, इनकी एक प्रेस्टीज थी। और ये प्रेस्टीज कहीं खंडित ना हो जाए, इस प्रेस्टीज से कहीं ब्रिटिश शासन को चुनौती ना मिले,
या ये प्रेस्टीज कहीं अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करे, इसके लिए 1919 के एक्ट में अंग्रेजों ने एक प्रावधान किया कि हम लोग एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी कि नरेश मंडल की स्थापना करेंगे। और उस नरेश मंडल के अंदर क्या होगा कि ये जितने भी राजे रजवाड़े जो हैं, जो सामंत हैं, उन लोगों को उसमें स्पेस दिया जाएगा। तो यहां आप देख सकते हो 121 मेंबर्स जो कौन थे, वही राजे रजवाड़े सामंत निजाम थे, उनका एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के नाम से नरेश मंडल बनाया गया और उसका हेड रखा गया वायसराय या आप गवर्नर जनरल जो भी आप समझना चाहो। इस पूरे नरेश मंडल का हेड था वायसराय। अब इस नरेश मंडल को हम किस रूप में देख सकते हैं, ये एक एडवाइजरी कमेटी के रूप में होगी। 1919 के एक्ट में क्या कहा गया कि हम इन साथ एक नरेश मंडल की स्थापना तो कर रहे हैं, लेकिन वो क्या काम करेगी, वो एडवाइजरी कमेटी होगी। किसको एडवाइस करेगी, वायसराय को एडवाइस करेगी। और क्या एडवाइस करेगी कि किस तरह से प्रिंसली स्टेट्स के इंटरेस्ट को देखा जाए, किस तरह से उनकी प्रेस्टीज को बनाया जाए, या किस तरह से जो दूसरे एरियाज हैं, चाहे वो ब्रिटिश प्रोविंसेस हो, चाहे चीफ कमिश्नर क्षेत्र हो, किस तरह से उनको गवर्न किया जाए। मतलब कहने का तात्पर्य एक फॉर्मल रूप में, औपचारिक तौर पर इस नरेश मंडल को भारत पर शासन करने के संबंध में, एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में राय देने का अधिकार प्रदान किया गया। हालांकि वो औपचारिक मात्र था, लेकिन फिर भी ये एक प्रमुख प्रयास 1919 के अधिनियम में किया गया। और जब इस नरेश मंडल की स्थापना का प्रावधान इस एक्ट में रखा गया, तो हम देखते हैं कि 1921 में 1921 में इस प्रकार का एक नरेश मंडल स्थापित हुआ। फिर अगली एक और विशेषता हम बता सकते हैं कि 1919 के एक्ट ने पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया, लोक सेवा आयोग। इस लोक सेवा आयोग का उद्देश्य क्या था, जितनी भी पब्लिक सर्विसेज जो थी, उन पब्लिक सर्विसेज में रिक्रूटमेंट करने का काम इस कमीशन को दिया गया। तो ये एक महत्वपूर्ण स्टेप रिक्रूटमेंट के फील्ड में या एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में इस एक्ट के द्वारा लाया गया। और इस कमीशन के अंदर, ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, इसके मेंबर्स कौन होंगे, कितने होंगे, ये सब डिसाइड करने का काम जो ब्रिटेन में सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर था, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था, भारत मंत्री जिसको हम कहते हैं, उसको ये राइट्स दिए गए, उसको और उसकी काउंसिल को, कि वो ये डिसाइड करेगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन कौन होगा, मेंबर्स कौन होंगे, टेन्योर क्या होगा, यहां तक कि उनको रिक्रूट या अपॉइंट करने का, उनको डिसमिस करने का, उनके सर्विस रूल को डिसाइड करने का, ये सब अधिकार इसी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को और उसकी काउंसिल्स को दिया गया। तो ये एक और नया इनिशिएट पब्लिक सर्विस कमीशन का 1919 के एक्ट के द्वारा लाया गया। फिर अगली बात, एक आखिरी चीज जो हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, वो है कि 1919 के एक्ट ने एक लॉ कमीशन को भी इस्टेब्लिश करने का सजेशन दिया, कानूनी आयोग। क्या मतलब है इसका, ये जितने भी जो प्रावधान थे, जो कल से आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं कि 1919 के एक्ट ने जो नए नए प्रोविजंस किए, चाहे वो सेंटर एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल लेजिस्लेचर, या प्रोविंसेस एग्जीक्यूटिव, प्रोविंसेस लेजिस्लेचर, या डायरकी का सिस्टम, ये जो नए नए प्रावधान, नए नए चेंज किए, इनका रिव्यू किया जाएगा कि ये कितने सक्सेसफुल हैं, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, इंडियंस सेटिस्फाइड है या नहीं। इन सबको रिव्यू करने के लिए ये तय किया गया कि 10 वर्षों के बाद एक लीगल कमीशन, एक कानूनी आयोग की स्थापना की जाएगी। क्यों की जाएगी, ताकि फ्यूचर में, क्योंकि आपको पता है इस 1919 के एक्ट के प्रियम्बल के अंदर क्या कहा गया था कि हम क्रमिक रूप से रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस एस्टेब्लिश करने के लिए कमिटेड हैं। क्या मॉन्टेग्यू ने भी यही कहा था, जो मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन था उसमें, और 1919 के एक्ट की प्रस्तावना में भी यही कहा था कि हम फ्यूचर में उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे, और उसके लिए हमको ये देखना होगा कि लोग मैच्योर हुए हैं या नहीं। तो 1919 एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, उनका कोई पॉजिटिव रिजल्ट आया है या नहीं, उसको लेकर फ्यूचर में क्या स्टेप होने चाहिए, इसके लिए एक कमीशन बनाया जाएगा 10 वर्ष बाद, यानी कि 2029 के लगभग इस प्रकार के कमीशन को बनाने का बात थी।
लेकिन अंग्रेजों ने उसके 2 साल पहले ही 1927 के अंदर एक कमीशन भारत में भेज दिया। आप लोगों ने नाम भी सुना था, बहुत फेमस कमीशन था, साइमन कमीशन। 3 लोग इस कमीशन के अंदर मुख्य रूप से थे, लेकिन उसमें से एक भी व्यक्ति भारतीय नहीं था। तो इसीलिए इस कमीशन का विरोध भी हुआ, क्योंकि इंडियन सिचुएशन का रिव्यू किया जा रहा है और उसमें इंडियंस ही इंक्लूड नहीं है, तो उसका अपोज हुआ। वो एक अलग चीज है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि 1927 का जो साइमन कमीशन बना, वो इसी लॉ कमीशन का जो प्रोविजन था 1919 के एक्ट का, उसी के अकॉर्डिंग वो साइमन कमीशन आया। तो ये कुछ कल और आज को मिलाकर हम लोग बता सकते हैं कि ये 1919 के अधिनियम की विशेषताएं हैं। अब ये 2 दिन की चर्चा के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि क्या ये 1919 का एक्ट खराब था, या इसमें कुछ नेगेटिव बात थी या पॉजिटिव बात भी थी। तो इसके लिए हम इसके रिव्यू करते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर नेगेटिव एस्पेक्ट क्या थे। सबसे पहली बात कि 1919 के एक्ट के अंदर अभी भी इररेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस को मेंटेन किया गया, यानी कि अनुत्तरदायी शासन बरकरार रखा गया। ना तो गवर्नर जनरल केंद्र के अंदर और ना ही प्रांतों में गवर्नर जो था वो भारतीय जनता के प्रति या इन विधायिकाओं लेजिस्लेचर के प्रति रेस्पॉन्सिबल था। वो सीधा गवर्नर जनरल सीधा ब्रिटेन में रिपोर्ट करता था और गवर्नर सीधा गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करता था। और चाहे विधायी क्षेत्र हो चाहे कार्यपालिका संबंधी क्षेत्र हो, उनको किसी भी प्रकार का उनके ऊपर कंट्रोल रखने की बात इस अधिनियम में नहीं रखी गई। तो हम ये कह सकते हैं कि इस अधिनियम में एक पॉजिटिव अपेक्षा रखी गई थी कि इनके ऊपर कंट्रोल रखा जाएगा, एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस स्थापित होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। इररेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस को ही मेंटेन रखा गया। ये नेगेटिव एक एस्पेक्ट। दूसरी बात, हालांकि इस अधिनियम ने ब्रिटेन में जो होम डिपार्टमेंट था, हम लोगों ने पढ़ा था कि एक नए डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश किया, हाई कमीशन को, और जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे उसके पावर्स को कम किया गया, उसके पावर्स को ट्रांसफर किया गया। ये केवल फॉर्मल था। एक्चुअल में या वास्तव में अभी भी भारत मंत्री उतना ही पावरफुल था, क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जो थे वो अभी भी भारत मंत्री के पास में थे, और वो भारत मंत्री के परामर्श या उसकी अनुशंसा पर ही निर्णय लिए जा रहे थे। तो कहने का मतलब गृह सरकार या होम गवर्नमेंट की जो स्थिति थी उसमें भी कोई ज्यादा विशेष परिवर्तन इस अधिनियम के माध्यम से नहीं आया। तीसरी बात हम लोग कह सकते हैं कि जो लेजिस्लेचर के संबंध में चेंजेस किए गए, जो प्रावधान व्यवस्थापिका से, चाहे वो केंद्र की व्यवस्थापिका हो चाहे वो प्रांतों की व्यवस्थापिका हो, उनके संबंध में किए गए प्रावधान भी पर्याप्त नहीं थे। सपोज उनको डिस्कशन का अधिकार दिया गया, उनको बिल पर वोटिंग करने का अधिकार दिया गया, उनको बजट पर बात करने का अधिकार दिया गया, लेकिन उन सब अधिकारों का कोई वजूद नहीं था। क्यों? क्योंकि गवर्नर और गवर्नर जनरल दोनों अपने अपने एरियाज में उनकी उन डिमांड्स को, उनकी बात को, उनके व्यूज को रिजेक्ट कर सकते थे। तो एक तो ये हम बता सकते हैं कि व्यवस्थापिका के संबंध में जो भी अधिकार बढ़ाए गए वो अधिकार इस तरह से अपर्याप्त रहे हैं। दूसरी बात हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो अभी भी जो नॉमिनेट मेंबर्स थे, आप लोगों को मैंने बताया है प्रांतों के अंदर भी और केंद्र के अंदर भी इलेक्टेड के साथ साथ नॉमिनेट मेंबर्स होते थे, और उनको गवर्नर प्रांतों में और गवर्नर जनरल केंद्र में नॉमिनेट करता था। तो ये नॉमिनेट मेंबर्स इतने प्रभावशाली होते थे कि इनके आगे इलेक्टेड मेंबर्स की ज्यादा नहीं चलती थी। तो ये भी लेजिस्लेचर से जुड़ी हुई एक कमी हम बता सकते हैं 1919 के एक्ट के अंदर। तीसरी जो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है वो है हम लिमिटेड वोटिंग राइट्स, सीमित मताधिकार। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अभी हम जिस यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स की बात करते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, उसमें हम क्या कहते हैं कि अब वर्तमान में प्रत्येक भारतीय बिना किसी भेदभाव के, चाहे पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे गोरा हो काला हो, पुरुष हो महिला हो, किसी भी धर्म वर्ण रंग लिंग जाति का हो, सबको बराबर वोट देने का अधिकार है। ये है यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स। लेकिन 1919 के एक्ट में वोटिंग राइट्स किसको मिला हुआ था? 2 बेस पे, एक तो रेवेन्यू और दूसरा एजुकेशन। जो शिक्षित थे या फिर जो पैसे वाले थे उनको वोटिंग राइट्स दिया, और कहीं कहीं पर उन्होंने धर्म और वर्ग के आधार पर, या जो उनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी उसके आधार पर वोटिंग राइट्स दिया। कहने का मतलब क्या था
कि टोटल पॉपुलेशन के केवल 17% लोगों को ही मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार था। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि उम्मीद ये थी कि अगर आप डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना चाहते हो या आप पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहते हो लोगों का, तो वोटिंग राइट्स ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 1919 के एक्ट में लिमिटेड वोटिंग राइट्स ही रखा गया। तो ये एक और इसका नेगेटिव एस्पेक्ट हम बता सकते हैं। एक अगली बात कि इस 1919 के एक्ट में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की धारणा है उसको भी बल दिया गया। हम लोगों ने देखा है 2 क्लासों के अंदर कि कैसे चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे किसी क्लास की बात हो, उनको न केवल रिप्रेजेंटेशन अलग से दिया गया, न केवल उनके लिए सीट रिजर्व की गई, बल्कि अलग से इस कम्युनिटी या इन क्लास के लोगों को वोटिंग राइट्स भी दिया गया। तो एक तरह से जो नेशनलिज्म की जो भावना थी, जो यूनिटी चाहिए थी इंडियंस के अंदर, उनको तोड़ने के लिए इस एक्ट ने कम्युनल फीलिंग्स को स्प्रेड किया, सांप्रदायिक भावनाओं को फैलाया और सांप्रदायिक भावनाओं को फैलाकर अपने जो उनके इंटरेस्ट थे उनको पूरा करने की कोशिश की। तो मेजर ये 5 नेगेटिव एस्पेक्ट हम 1919 के एक्ट के बारे में बता सकते हैं। क्विकली हम देख लेते हैं। इस एक्ट में कुछ पॉजिटिव बातें भी थी, जैसे इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए लेजिस्लेचर के अंदर नंबर्स को इंक्रीज किया। हम लोगों ने पढ़ा है केंद्र के अंदर इंडियंस तो डिमांड कर रहे थे 150 मेंबर्स हो, लेकिन उन्होंने बाई कैमरल लेजिस्लेचर को इस्टेब्लिश करके 205 मेंबर्स का प्रोविजन रखा। तो एक तरह से इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन वहां भी बढ़ा। और प्रोविंसेस जितनी थी वहां पे भी हमने देखा कि बड़ी प्रोविंसेस में एक मैक्सिमम 140 और छोटी छोटी प्रोविंसेस में मैक्सिमम 60 मेंबर हो सकते हैं। तो ये भी एक तरीका था जिससे भारतीयों का जो सहभागिता थी, पार्टिसिपेशन था, वो बढ़ा। दूसरा हम कह सकते हैं कि वोटिंग राइट्स इंक्रीज हुआ। हालांकि हमने इसको डीमेरिट्स या नेगेटिव एस्पेक्ट के रूप में भी देखा, लेकिन कंपेयर टू 1909 का जो एक्ट था, 1909 के अधिनियम की तुलना में भारतीयों को जो वोटिंग राइट्स था उसका एक्सपांशन हुआ। पहले जहां 10% के लगभग लोग वोट डालने का अधिकार रखते थे, अब वो 17% भारतीयों को वोट डालने का अधिकार मिला। तीसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट हम ये बता सकते हैं कि पहली बार पार्शियली या आंशिक रूप में रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस को इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया। हम लोगों ने पढ़ा है डायरकी द्वैध शासन प्रांतों में स्थापित किया गया, और जो ट्रांसफर वाले सब्जेक्ट थे, गवर्नर और उसके साथ इलेक्टेड मिनिस्टर उन ट्रांसफर वाले सब्जेक्ट्स पर काम करेंगे, और उसके लिए वो जो प्रांतों की जो लेजिस्लेचर है उसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये एक और पॉजिटिव एस्पेक्ट कि पहली बार किसी एक लेवल पर रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस को एस्टेब्लिश करने का पहल इनिशिएट इस एक्ट के द्वारा की गई। और आखिरी पॉजिटिव बात हम लोग ये कह सकते हैं कि भले ही इस एक्ट में बहुत सारी कमियां थी, भारतीयों की एक्सपेक्टेशन को ये पूरी तरह से फुलफिल करने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी जिस तरह से वोटिंग राइट्स को इंक्रीज किया गया, जिस तरह से पार्टिसिपेशन को बढ़ाने का प्रयास इस एक्ट के अंदर किया गया, उसने भारतीयों के अंदर एक प्रकार की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, राजनीतिक चेतना को विकसित करने का काम किया। अब उन्हें लगा कि किस तरह से हम सेल्फ गवर्नेंस या स्वशासन की स्थापना कर सकते हैं और किस तरह से इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी इस एक्ट के बारे में हम लोग बता सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा एक नेगेटिव इफेक्ट वाला ही है, इसके अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा 1919 के अधिनियम की विशेषताएं। अब अगर आपको किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हो। कोई भी सवाल?